दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए और शायद आगे भी कंटिन्यू करता रहेगा। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने के दो फायदे हैं। पहला, आप ऑब्वियसली इस कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं, एंड दूसरा, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस रन करते हैं जो एंड कंज्यूमर्स के साथ डील करता है तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ के आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको थोड़े ट्विक्स करने पड़ेंगे, बट मेरे हिसाब से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने बिजनेस के रिटर्न्स को भी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। जिस कंपनी की आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डी मार्ट, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स। बट ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्प करेगी और हेल्पफुल लगेगी तो मेक श्योर आप हमारे वीडियो को थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखें। आई एम योर होस्ट शुभम एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ बिजनेस एनालिसिस सीरीज विद सी स्टॉक्स। दोस्तों जब हम डी मार्ट के बिजनेस मॉडल की रिसर्च कर रहे थे तब हमें बहुत ही एक मोटिवेशनल स्टोरी पता चली डी मार्ट को इस्टेब्लिश करने की, जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। हालांकि अगर आप यहाँ पे सिर्फ डी मार्ट का बिजनेस मॉडल जानना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प्स आर ऑन द वीडियो प्लेयर, आप अकॉर्डिंगली उस सेक्शन में स्किप कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं अगर आपको कम टाइम लगाना है तो। शायद आप सभी जानते होंगे कि राकेश झुनझुनवाला को इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल भी कहा जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि वो अपना गुरु किसको मानते हैं? राधा कृष्णन दमानी को, जिन्होंने इनफैक्ट डीमार्ट स्टोर्स को स्टार्ट किया था। 1990s के अराउंड राधा कृष्णन दमानी को इंडिया के मोस्ट वेल नोन इन्वेस्टर्स में जाना जाता था, एंड साल 2000 तक तो इन्हें इंडिया का लेजेंडरी इन्वेस्टर माना जाता था। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि इन्होंने अब तक अपना सारा पैसा दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करके कमाया था। तो वो चाहते थे कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। शायद इसी को हम बिलियनियर माइंडसेट कह सकते हैं। तो साल 2000 में वो यूएस जाते हैं एंड 2 साल तक वॉलमार्ट, जो उस टाइम की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन थी, उसके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, वो इन हाइपर स्टोर्स के बाहर खड़े होकर ये भी देखते थे कि लोग किस टाइप का ऑर्डर सबसे ज़्यादा ले जाते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड किस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। साल 2002 में वो इंडिया वापस आते हैं एंड डी मार्ट स्टोर्स को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वो मोस्टली वॉलमार्ट का ही बिजनेस मॉडल चूज करते हैं, बट इंडिया जैसी कंट्री को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्वीक्स करते हैं जिनकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। दोस्तों ऑर्गेनाइज रिटेल का बिजनेस ना बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आपने खुद देखा होगा बचपन में जो रिटेल स्टोर्स होते थे जैसे सुभिक्षा या विशाल मेगा मार्ट, ये सब अब ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। यही नहीं, आज के जो रिटेल स्टोर्स हैं जैसे कि बिग बाजार या स्पेंसर रिटेल, ये भी कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में ही रहते हैं। इन सब में एक सिमिलैरिटी है, इन सब ने एक्सपेंशन पर फोकस किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशंस पे अपने स्टोर ओपन कर सके। इस चक्कर में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड लीज पर ली, बैंक से ज़्यादा लोन्स लिए, ज़्यादा स्टाफ हायर किया, और इनके खर्चे इतने बढ़ गए कि ये कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाए। आइए जानते हैं डी मार्ट ने क्या चीज़ें डिफरेंटली करी। नंबर 1, डी मार्ट अपने स्टोर्स को खोलने के लिए जब भी कोई नई जगह पे लैंड लेता है तो वो लैंड लीज पे नहीं लेता है, बल्कि वो पूरी लैंड ही खरीद लेता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सोल्यूशन तो बड़ा ही ऑब्वियस लगता है, बट डीमार्ट ये स्टेप सिर्फ तभी लेता है जब उसके एग्जिस्टिंग स्टोर से उसके पास एनफ प्रॉफिट यानी कि कैश रिजर्व्स इकट्ठा हो जाते हैं। इस चीज़ को करने से इनके दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। पहली चीज़, उनको बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता, एंड दूसरी चीज़, उस लैंड पे बार बार रेंट नहीं देना पड़ता। दूसरी चीज़, डीमार्ट अच्छी तरह जानता था कि मार्केट्स में चलने के लिए उन्हें बाकी मार्केट से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने आइटम्स ऑफर करने पड़ेंगे। इस चीज़ को हासिल करने के लिए डीमार्ट ने एक बहुत ही अच्छी स्वीट डील स्ट्राइक करी मैन्युफैक्चरर्स के साथ। उन्होंने बोला कि जहां बाकी रिटेल स्टोर्स तुम्हें 14-15 डेज में पैसा पे करते हैं, हम तुम्हें 5-6 डेज में ही पैसा दे देंगे, बट बदले में तुम्हें हमें और भी ज़्यादा डिस्काउंट पे चीज़ें देनी पड़ेंगी। इससे इन टर्न डीमार्ट अपने कस्टमर्स को और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे आइटम्स दे पाता है। तीसरी चीज़, क्योंकि डीमार्ट अपने प्रोडक्ट्स को सबसे सस्ते में बेच पा रहा था तो और भी ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होने लगे। ये चीज़ देखकर डीमार्ट ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को बोला कि हम आपसे और भी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खरीदेंगे, बदले में आप हमें और भी सस्ते प्राइसेस पे चीज़ें दीजिए। ये जो डिस्काउंट मिला ये उन्होंने कस्टमर्स को पास ऑन करा, जिससे और भी ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होने लगे डीमार्ट पे। आप देख रहे हैं इससे कैसे एक साइकिल बन रही है जिससे डीमार्ट, कस्टमर और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स तीनों का काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। चौथी चीज़, डीमार्ट ने अपने कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स पे फोकस किया। जहां बिग बाजार जैसे रिटेल स्टोर्स बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में अपने स्टोर्स ओपन कर रहे थे एंड फैंसी लाइटिंग पे ध्यान दे रहे थे, वहीं डीमार्ट ने देखा कि लोगों को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस अपना रोज़ का सामान सस्ते में चाहिए। इसलिए डीमार्ट ने कॉम्पैक्ट एरियाज में अपना सामान रखना स्टार्ट किया, और लाइटिंग भी आपने देखी होगी डीमार्ट स्टोर्स में काफ़ी नॉर्मल सी ही होती है। इससे डीमार्ट अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस यानी खर्चे कम कर पाता है। इसके अलावा डीमार्ट
बाकी रिटेल स्टोर्स की तरह बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस से अपने एम्प्लॉयज़ हायर नहीं करता है, वो छोटे कॉलेजेस से अपने एम्प्लॉयज़ हायर करता है ताकि वो अपने एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को भी मिनिमाइज कर सके। पांचवी चीज़, मैंने आपको बताया था कि डीमार्ट कैसे अपने ही प्रॉफिट्स को यूज़ करके नए स्टोर्स ओपन करता है। इस प्रॉफिट में से 70% ऑफ द मनी से डीमार्ट कोशिश करता है कि अपने नए स्टोर्स को उन्हीं स्टेट्स या उन्हीं जोग्राफीज में ओपन करे जहां उनके एक या उससे ज़्यादा स्टोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। साउंड्स वियर्ड राइट, बट बहुत ही इंटेलिजेंट आइडिया है। आइए देखते हैं कैसे। इन सारे रिटेल स्टोर्स को एक वेयर हाउस चाहिए होता है जहां वो अपना सारा स्टॉक रखते हैं। अब अगर ज़्यादातर स्टोर्स इस वेयर हाउस के पास में रहेंगे तो एक ही वेयर हाउस से काम चल जाएगा, जिससे वेयर हाउसिंग कॉस्ट बचता है। और अगर सारे स्टोर्स आसपास रहेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। एंड एक ही एरिया में ज़्यादा स्टोर्स होने से डीमार्ट की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अब डीमार्ट ने तो इस चीज़ का बहुत ही स्मार्टली फ़ायदा उठाया, लेकिन बाकी रिटेल स्टोर्स इंडिया के हर कोने में पहुंचने के चक्कर में अपने वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ाते रह गए। यहाँ हमने डिटेल में देखा कि डीमार्ट कैसे हर कोने से अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो, बैंक लोन ईएमआईज हो, रेंट हो, एटसेट्रा। साइड बाय साइड डीमार्ट मेक श्योर करता है कि अपने कस्टमर्स को वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल करवा पाए। अब डीमार्ट कुछ प्रोडक्ट्स खुद के भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे डीमार्ट मिनी मैक्स, डीमार्ट प्रीमिया, डी होम्स एटसेट्रा। बट इन चीज़ों की बात हम यहाँ डिटेल में नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ हमारा मेन गोल था डीमार्ट का बिजनेस मॉडल समझना। अब हमने डीमार्ट की सक्सेस स्टोरी तो देख ली, बट आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसे मैं अपने बिजनेस में कैसे लगाऊं। तो अगर आप भी एक डीमार्ट जैसी इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस मिनिमल रखनी होती है, अपने सेलिंग क्वांटिटीज़ को मैक्सिमाइज करना होता है, तो आप ये देखिए कि कहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अपने सप्लायर से बात करिए, कितने लोग ज़रूरी हैं आपके बिजनेस के लिए वो देखिए। एंड साथ के साथ नया घर या नई गाड़ी लेने की जगह अपने प्रॉफिट्स को अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करिए। एंड प्रेफर करिए कि आप अपने अराउंड लोकल एरिया में ही एक्सपैंड करें, ताकि उस लोकल एरिया में आपके बिजनेस का एक अच्छा सा नाम बन जाए। ऑब्वियसली दोस्तों, बिजनेस एक्सपैंड करना इतना ईजी नहीं होता, वरना हम सबके पास डीमार्ट जैसे 3 लाख करोड़ की एक बिजनेस होती। बट हम फॉर श्योर कुछ चीज़ें लेसन सीख सकते हैं डीमार्ट के बिजनेस मॉडल से, जो हमें ज़रूर हेल्प करेगी। दोस्तों, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी कोर इकोनॉमिक टर्म्स जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्लस्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी, ईडीएलपी यानी एवरीडे लो प्राइस स्ट्रैटेजी का यूज़ अवॉइड किया, क्योंकि हमारा मकसद है आप तक ये सारे रियल लाइफ बिजनेस इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज को आसान सी भाषा में पहुंचाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये ज्ञान मिल सके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट करके बताएं कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर आपका कोई सजेशन है, किसी और कंपनी का बिजनेस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, तो वो भी नीचे कमेंट करके हमें बताएं। एंड में मैं राघव को क्रेडिट देना चाहूँगा इतनी अच्छी रिसर्च के लिए, एंड इट वॉज अ कंप्लीट टीम एफर्ट, एंड हम आपको इतनी आसानी से सारी चीज़ें समझा पाए। दिस वॉज योर होस्ट कुमार शुभम, साइनिंग ऑफ।